हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसके में हमने आपके साथ 4 इसके पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मनी का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, मनी की अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया गया था। पार्ट नंबर 3 पे हमने इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात की, और पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। आज नंबर 5 पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली डिमांड फॉर मनी, यानी मनी को हम किन किन चीजों के लिए हम मनी की डिमांड करते हैं। इसके अलावा जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। सारे लेक्चर्स को हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे अरेंज कर रखा है, आप जाके प्ले लिस्ट में इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे अपकमिंग लेक्चर्स जो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की, तो मनी की कितनी जरूरतें होती है, मनी को हम क्यों क्यों मतलब किन किन रीजंस के लिए हम लोग मनी को यूज करते हैं, इसका बेसिकली ये मतलब है। मनी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज लाइक द राइस, व्हीट, पार्लर, क्लीनिंग एटसेट्रा हैव डिमांड इन द मार्केट बिकॉज दे पजेस यूटिलिटी। कहा गया है कि जैसे कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, पार्लर हो, क्लीनिंग हो, इन सबको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन सबकी अपनी यूटिलिटी होती है। और मनी डज नॉट पजेस अ यूटिलिटी दैट कैन मेजर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कायदे से अगर आप समझो तो मनी में अपनी कोई यूटिलिटी नहीं है। भाई, मनी की क्या यूटिलिटी है? अगर आपके पास मान लीजिए केवल मनी रखा हो और खाने कुछ ना दिया जाए तो क्या आप जीवित रहेंगे? मनी थोड़ी ना खा जाएंगे। तो मनी में कोई अपनी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन मनी क्या करता है? मनी आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, लेकिन मनी से हम क्या करते हैं, चीजों को परचेज करते हैं, और वो परचेजिंग मनी जो चीजें खरीद के लाते हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जैसे जो कमोडिटीज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देती है। मनी कभी आपको डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, लेकिन मनी के अंदर ये पावर है, परचेजिंग पावर है, कि वो सामान खरीद के देगा जिस गुड्स एंड सर्विसेज को आप यूज करके सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। यानी कि द मोटिव बिहाइंड द डिमांड फॉर मनी इन एन इकोनॉमी इज डिफरेंट। यानी कि मनी को रखने के पीछे का रीजन क्या है? यूटिलिटी नहीं है। गौर कीजिएगा, मनी हम इसलिए नहीं रखते हैं कि मनी रखने से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन वगैरह मनी से नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसके पीछे के कुछ और रीजंस हैं जिनकी वजह से हम मनी को रखते हैं। तो बेसिक तौर पे 3 रीजंस डिस्कस किए गए हैं जिनकी वजह से हम मनी अपने पास रखते हैं। पहला रीजन है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रीकॉशनरी मोटिव, और तीसरा है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। मनी को हम इसलिए नहीं रखते हैं मनी हमको सेटिस्फैक्शन देता है। ये 3 कारण है जिसके लिए हम मनी को रखते हैं। मनी से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ये कहा कि आपने कहावत सुनी होगी कि मनी से आप जो है बिस्तर खरीद सकते हैं। अच्छा, बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। बात समझ रहे हैं? तो मनी से क्या कर सकते हैं? बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। तो मनी रखने के पीछे रीजन कौन से? 3। कौन कौन से? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव, और कौन सा? स्पेकुलेटिव मोटिव। याद क्लियर हो गया? अब एक एक करके जरा जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, और मतलब को समझना ही इस चैप्टर का मुद्दा है। देखिए, ट्रांजैक्शन मोटिव अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि हमें चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एक बिजनेस फर्म हो, हम आपको अपने डे पर डे की जो आवश्यकताएं होती हैं, दिन भर में बहुत सारी चीजों को खरीदना होता है, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम अपने पास क्या करते हैं? पैसे रखते हैं। एक तो ये रीजन है। भाई, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेस के अंदर तमाम सारी दिन भर की आवश्यकताएं होंगी जिनको पूरा करने के लिए आप अपने पास मनी होल्ड करके रखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर्सन होंगे तो बीइंग इंडिविजुअल पर्सन भी दिन भर में आपके पास 50 सारे काम होंगे जिनमें पैसों की आवश्यकता होगी, और उस समस्या को दूर करने के लिए आपने मनी अपने पास रखा हुआ है। यानी कि मीट देयर हाउस होल्ड नीड्स एंड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड अपनी जरूरतों को एक्सपेंडिचर के लिए मनी रखता है, और बिजनेसमैन भी सेम क्या करता है? बिजनेस फर्म डिमांडेड द मनी टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस वाले क्या करते हैं? इसलिए पैसा रखते हैं क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से चल सके। सो ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर द डिमांड फॉर मनी इज टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस फर्म एंड इंडिविजुअल। एक बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल के जो करंट की आवश्यकताएं चल रही हैं उनको पूरा करने के लिए हम मनी अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी।
जो ये है आपका कौन सा मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रीकॉशनरी मोटिव बताता है कि भैया मनी हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में तमाम सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर कैसा है, अनफोर्सीन है, कुछ मालूम नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में क्या होगा तो उसके लिए हमें अपने पास पैसे सुरक्षित करके रखने हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जहां पर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उससे हम निपट पाएंगे। अनफोर्सीन सिचुएशन है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो अचानक से समस्या आएंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यानी आपकी जो जीवन है, आपकी जो आगे की जो जिंदगी है वो डिपेंड है किसके ऊपर, सारी अनसर्टेन कंडीशंस के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप एटलीस्ट अपने पास सर्टेन सम ऑफ मनी जो है हमेशा स्टोर करके रखें। जब भी समस्या होगी उस समस्या को उसी से हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हो गया प्रीकॉशनरी मोटिव। एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है कि हमें इन फ्यूचर कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सस्ते में मिल जाती हैं, यानी हमें प्रॉफिट कमाने के कह सकते हैं इनकम कमाने के, कमीशन कमाने के या कुछ अर्न करने के ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर बेटर ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए भी पैसा हम सुरक्षित रखते हैं कि ऐसे कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको तुरंत क्या करेंगे, आप अडॉप्ट कर लेंगे। यानी स्पेकुलेटिव मोटिव टू डिमांड मनी is the desire of individual to hold the cash as alternative to different financial assets such like bond हो गए, शेयर हो गए, वेंचर्स हो गए। मान लो बॉन्ड को ऐसा मिल रहा है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है और उसमें इन्वेस्टमेंट कम करना है, तो अब अगर पैसा है आपके पास एक्स्ट्रा, यानी कि स्पेकुलेशन मोटिव में पैसा वही लगाते हैं जो एक्स्ट्रा होता है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रीकॉशनरी के बाद बचता है। जैसे ट्रांजैक्शन के लिए मान लो महीने के आपने 10,000 रुपये रखे, प्रीकॉशनरी के लिए महीने के 5,000 रुपये रखें, तो 15,000 तो आपको चाहिए। अब इसके ऊपर अगर कुछ पैसा बचेगा तो उससे क्या करेंगे, तब जाके उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा फ्यूचर में हो सके। तो फ्यूचर में जहां पर हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, ज्यादा गेन होगा, उसे हम बोलते हैं क्या, बेसिकली बोलते हैं उसे हम स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी जहां पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने की संभावना लग रही हो, कुछ ऐसा लग रहा हो जहां से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको शायद। अब थोड़ा सा हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का क्या है। बहुत ज्यादा नहीं समझना, बहुत बेसिक सा सिर्फ समझेंगे, क्योंकि सिलेबस में जितना पार्ट है उतना ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट द डिफरेंट मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो अगर आप इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें कई सारे मॉनेटरी स्टैंडर्ड को मतलब डिस्कस किया गया है, जो आपके सिलेबस में उतना डेप्थ में है नहीं, तो उस पर बात नहीं की जाएगी। The present monetary system India is also known as इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी। तो आज की डेट में हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी का स्टैंडर्ड है। इससे पहले गोल्ड करेंसी हुआ आपका, और भी तमाम सारे स्टैंडर्ड हुए, उन पे नहीं जाएंगे। अभी करंट का जो सिनेरियो है इनकन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड चल रहा है। इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाई आरबीआई, जिसको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, अपना आरबीआई कंट्रोल करता है। और हमारे देश की जो करेंसी है उसका साइन क्या है, रुपी है, या आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड करेंसी हमारे देश का वो क्या है, वो आपका रुपी जो है स्टैंडर्ड करेंसी है, और सारे ट्रांजैक्शंस वो किस में होते हैं, रुपी में होते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमारे देश के अंदर जो करंट में आपका स्टैंडर्ड चल रहा है वो कौन सा है, इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, जिसमें क्या होता है कि एक फिक्स होता है आपका गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक जो रखा जाता है रिजर्व के अंदर। उसके आधार पे सरकार अपने देश की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो होती है पेपर करेंसी को क्या करता है, वो प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद देश के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। हालांकि वो कन्वर्टेबल होता है लेकिन 100% तक कन्वर्टेबल नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए 500 रुपए की नोट है, तो 500 रुपए की नोट को अगर आप 500 रुपए के गोल्ड या सिल्वर में 100% कन्वर्ट कर लें तो ये आपका कन्वर्टेबल पेपर करेंसी हो गई। जहां एक सर्टेन % तक कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपका इनकन्वर्टेबल हो गया। तो हमारे देश के सिस्टम के हिसाब से नोट को आप 100% गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ और इस बेसिक फीचर्स की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे देश में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो अपना आरबीआई है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 पे हुआ था। इसके अतिरिक्त इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा इसका नेशनलाइजेशन हुआ था कब, इसका नेशनलाइजेशन चलिए मैं आपको नहीं बता रहा कब हुआ था, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो नेशनलाइजेशन था वो कब हुआ था।
इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है एज अ करेंसी यूज्ड इन द इंडिया इज मेड फॉर द पेपर। हमारे देश के अंदर जो करेंसी चल रही है वो पेपर की है और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड ही हमारे देश के अंदर फॉलो किया गया है। द लिमिटेड जो टेंडर मनी है वो कौन सी है, कॉइन्स है, और अनलिमिटेड जो आपका टेंडर मनी है वो क्या है, वो आपके पेपर नोट्स है, पेपर करेंसीज है। बात समझ में आ गई। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कौन सी है, कॉइन है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कौन सी है, आपके पेपर नोट्स है। तो पेपर नोट में आप कितनी भी लिमिट तक का पेमेंट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोनोपोली दी गई है नोट इशू करने का। हमारे देश के अंदर नोट छापने का जो काम है 2 रुपए से लगा के 2000 रुपए तक के जो नोट है वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। हालांकि इस बात से आप वाकिफ हैं कि 2000 रुपए के नोट को अब आगे नहीं चलाया जाएगा, ये निर्णय आरबीआई ने लिया है और धीरे धीरे सर्कुलेशन से 2000 रुपए के नोट को अब खत्म किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक बातें। नेक्स्ट अगर आप इसी के अंदर आप और डिस्कशन करें, इस पर कुछ और पॉइंट के माध्यम से चीजों को और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आपके साथ ये कहा गया है कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पुटिंग द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन द सर्कुलेशन। कितनी करेंसी हमारे देश में चलानी है, कितनी कॉइन्स चलाने हैं, इन सब का निर्णय कौन लेता है, अपना आरबीआई लेता है। इसके अलावा टू नोट इशू इंडिया फॉलो द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसका डिस्कशन मैंने किया था। हमारे देश में एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जितना गोल्ड या सिल्वर का रिजर्व जो है सरकार अपने पास रखती है और उसी के आधार पे सरकार क्या करती है कि जो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो करेंसी प्रिंट होती है उसको वो प्रिंट करती है। क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आरबीआई कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ ₹200 का 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखती है। सो बेस्ड ऑन दिस रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू द एनी नंबर ऑफ नोट इन द करेंसी। मतलब 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रख के भारत सरकार कितने का भी नोट प्रिंट कर सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारे मॉनेटरी सिस्टम के बारे में आपको जानना जरूरी था। बहुत डेप्थ में आपके एक सिलेबस के अंदर इसको नहीं शामिल किया गया है। तो अगर कुछ पूछा जाएगा तो बेसिकली इसका ब्रीफ ही पूछा जाएगा, बहुत डिटेल में आपसे इस पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको डिमांड ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ आपको मॉनेटरी सिस्टम का जो बेसिक आइडिया है वो भी हो गया होगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और आपका एक प्रश्न मैंने बताया कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ताकि आपको भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।